तो देखिए हम लोग ने बर्नौली थ्योरम पढ़ ली थी, थोड़ा उसको समझ लेते हैं हम लोग कि अगर ट्यूब में, अगर कोई ट्यूब है मान लीजिए, और ट्यूब में किसी जगह पर यहां पर प्रेशर क्या है, इसकी हाइट जो है, देखिए समझिए इसकी हाइट कहां से ली जा रही है, हॉरिजॉन्टल से ली जा रही है। ये H1 है और ये क्या है H2, और यहां पर प्रेशर है P1 और वेलोसिटी है V1, यहां पर प्रेशर है P2 और वेलोसिटी है V2। तो हम कह सकते हैं कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब ये समझ लीजिए, ये इसके अंदर क्या भरा है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर फ्लूइड भरा है, और इसकी हाइट कहां से ले रहे हैं, नीचे से ले रहे हैं ना, एक कॉमन हॉरिजॉन्टल सरफेस, कॉमन हॉरिजॉन्टल सरफेस से क्या ले रहे हैं, इसकी हाइट ले रहे हैं। जैसे कोई बॉडी होती थी ना, और बॉडी अगर हवा में है मान लो H, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, mgh होती थी, और इसकी क्या है, ये रो जी एच है, क्या है रो जी एच। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P क्या है, प्रेशर, हाफ रो वी स्क्वायर एक तरीके से क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका सम जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द फ्लूइड, थ्रू आउट द मोशन ऑफ द फ्लूइड। किसी भी दो पॉइंट पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे भी हम बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं, इस पॉइंट पे भी लगा सकते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, किसी भी दो पॉइंट के बीच में हमारा क्या लगेगा, बर्नौली थ्योरम एप्लीकेबल होगा। क्यों, दो पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना भाई, ये पॉइंट है तो इसकी हाइट, दूसरा पॉइंट है तो दूसरे की हाइट, तो दो पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, अपना बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब बर्नौली थ्योरम पे ही बेस्ड है वेंचुरी मीटर, क्या है वेंचुरी मीटर, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए हेडिंग डालिए वेंचुरी मीटर। अच्छा टॉर्सली, पहले टॉर्सली पढ़ा दें क्या, लिखाया है क्या, अच्छा हेडिंग डालिए, तो लिखिए टॉर्सली इक्वेशन ऑफ इफ्लक्स। टॉर्सलीज इक्वेशन ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स या फ्लूइड फ्लूइड आउटफ्लो, फ्लूइड जो बहता है आउटफ्लो होता है उसको बोलते हैं इफ्लक्स, क्या बोलते हैं इफ्लक्स, ठीक है शब्द समझिएगा, फ्लूइड आउटफ्लो। देखिए अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई कंटेनर है हमारे पास, कोई कंटेनर है और उसकी हाइट है h, उसकी हाइट है h, और h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड मान लीजिए भरा हुआ है, और इस वाले पॉइंट से ये फ्लूइड क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा गिर रहा है, आ जाओ आ जाओ, तो फ्लूइड मान लीजिए यहां से गिर रहा है, ठीक है, और जो ये होल है वो होल किस दूरी पर है, स्मॉल h दूरी पर है। तो यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं A, और इस पे एक पॉइंट मान लेता हूं B, ठीक है, यहां पर A पॉइंट मान लेता हूं और वहां पे मान लेता हूं पॉइंट B। अब A से B में मैं बर्नौली थ्योरम लगाऊंगा ना, तो लगाओ अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम फ्रॉम A टू B। चलो लिखो P प्लस, देखो बेसिक से लिखेंगे हम लोग, P प्लस हाफ रो VA स्क्वायर प्लस, इसकी हाइट कितनी है बेटा A पॉइंट की, कैपिटल H, तो क्या लिखूं रो जी कैपिटल H बराबर, और ये P नॉट, यहां पर कौन सा प्रेशर है, P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब यहां पर जब ये पानी गिर रहा है, जब ये पानी यहां पर गिर रहा है, तो जो गिरता हुआ पानी है उस पर कितना प्रेशर लग रहा है, उस पर भी कितना लग रहा है, P नॉट लग रहा है, ठीक है, प्लस हाफ रो VB स्क्वायर प्लस, अब देखो अब ये, अब यहां पर कितना प्रेशर है बताओ, रो जी कैपिटल H माइनस H, ये पॉइंट कितनी दूरी पर है बेटा, ये दूरी कितनी होगी
कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। चल देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, कहीं ये जो वाटर है ना, वाटर गिर रहा है, जब वाटर गिर रहा है तो उस पर कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ये प्रेशर नहीं लग रहा है, कौन सा लग रहा है? यहां से जब गिर रहा है तब क्या लग रहा है? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया तो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी मान लो, कुछ वेलोसिटी मान लो, वीबी वेलोसिटी से क्या कर रहा है? वीबी वेलोसिटी से ड्रॉप कर रहा है। तो यहां से पी नॉट कैंसिल, ठीक है। अच्छा वीए कितना है? वीए की वैल्यू 0, यहां पे तो कुछ वेलोसिटी है ही नहीं, स्टिल वाटर है, तो ये क्या है? इसकी वेलोसिटी 0। तो हम कहते हैं कि रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच माइनस रो जी एच। यहां से ये भी कैंसिल, यानी कि हाफ रो वी बी स्क्वायर बराबर क्या? रो जी एच। तो वी बी बराबर क्या? अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए। नहीं समझ में आया? अभी समझा रहे हैं, नोट करो। देखिए दोबारा से समझा देता हूं, इसको समझ लीजिए। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए बस। चलो बच्चों दोबारा समझाओ, ठीक है। एक मान लीजिए कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है ना। ये तो आप लोग ने सबने अज्यूम किया हो, कंटेनर है उसमें छेद कर दो तो उसमें वाटर क्या होने लगता है? गिरने लगता है, ठीक है, वो तो आप लोग को पता है। अब प्रेशर क्यों गिरने लगता है? क्योंकि ऊपर से क्या करने लगता है? प्रेशर लगने लगता है, और क्या होता है? वो पानी गिरने लगता है। अब आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे वो आता है ना, जैसे वाटर कूलर है, इससे पानी आप निकाल रहे हो, तो पानी की टोटी खोलो और ऊपर से पूरा बंद कर दो, एकदम टाइट कर दो ना, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट होगा तो प्रेशर लगेगा नहीं, तो पानी बाहर आएगा ही नहीं, होता है ना ऐसा। तो ऊपर का ढक्कन क्या करते हो? थोड़ा सा ढीला करते हो, तो उससे क्या हो जाता है? उसके अंदर पानी तो आता है बेटा, लेकिन क्यों आता है? क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर चला जाता है, तो वैक्यूम क्या है? एटमॉस्फेयर कुछ प्रेशर लगाने लगेगा और नीचे से वाटर क्या होने लगेगा? वो गिरने लगेगा। अगर वैक्यूम हम क्रिएट कर दें तो हमारा बिल्कुल भी वाटर का डिस्चार्ज नहीं होगा, वाटर हमारा नहीं। यहां से हम इसको पैक कर दें, एकदम पैक कर दें, सील पैक कर दें, तो यहां पे छेद होगा भी तो वाटर गिरेगा आपका नहीं। लेकिन चलो वो केस हमको नहीं डिस्कस करना, हमारा ये केस है, इसे कोई वेसल है, कोई कंटेनर है, कंटेनर की हाइट कितनी है? कैपिटल एच, और यहां पर हमारा स्मॉल एच ऊपर से, देखो हाइट समझिए, ऊपर से जहां से फ्लूइड भरा है कितना एच हाइट पर एक होल है, उस होल से हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, तो उस वाटर की वेलोसिटी क्या होगी? पहली बात तो ये समझिए, वाटर की वेलोसिटी इस जगह पर केवल ये हॉरिजॉन्टल दिशा में होगी, वर्टिकल दिशा में नहीं होगी। ये कैसी होगी वेलोसिटी? एकदम ऐसे ही होगी, वीबी। कैसी होगी? एकदम डायरेक्ट। क्या होगी? अगर मैं बोलूं व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वीबी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, क्या होगा? 0। और एक्स डायरेक्शन क्या होगा? एक्स डायरेक्शन तो होगा। और ऐसा नहीं होगा कि ऐसे हो, ऐसे नहीं होगा। ऐसे होने के लिए तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ना, वो यहां पे तो है नहीं। अब देखो, अब मैंने कहा सिंपली इस पे हम क्या करते हैं? बर्नौली थ्योरम लगाते हैं ए से बी। अब ए पॉइंट पे देखो तो पी, बर्नौली थ्योरम कहती क्या है? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट। यानी कि ए पे हम ये निकाल ले और बी पे निकाल ले, दोनों को क्या कर दें? बराबर कर दें। तो ए पे निकाले तो ए पे देखो कौन सा प्रेशर लग रहा है? पी नॉट लग रहा है। और मैं कहता हूं हाफ रो वी ए स्क्वायर, अभी लिख लेते हैं फिलहाल, प्लस रो जी एच। अब ये रो जी एच में कंफ्यूज मत होना, वहां पे एक बार रो जी एच वहां पे भी लिए थे ना, जब वो कर रहे थे, प्रेशर कर रहे थे इनसाइड द वो लिक्विड, वाला रो जी एच नहीं है। यहां से ये क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, ठीक है। तो ये क्या है? ये रो जी कैपिटल एच, रो जी कैपिटल एच बराबर किसके? यहां पर जब वाटर गिर रहा है बेटा, तो ये प्रेशर नहीं है, वाटर किसके कांटेक्ट में आ गया? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया, तो क्या प्रेशर लग रहा है? पी नॉट लग रहा है। पी नॉट प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी। अब बताओ एच कौन सा?
हाइट कौन सी भाई? सोल की हाइट कहां से? कॉमन हॉरिजॉन्टल सरफेस नीचे से। तो टोटल हाइट h है, ये हाइट स्मॉल h है, तो ये हाइट कितनी? h माइनस h। ठीक है, अब इसको हमने लिख दिया, चलो भाई लिख दिया। ठीक है, अब देखो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, और वीए क्या है? वेलोसिटी एट ए। तो ए पे को तो कोई वेलोसिटी वाटर की है नहीं, वाटर गिर कहां से रहा है? यहां से गिर रहा है। तो वीए क्या हो जाएगा? वीए हमारा 0 हो जाएगा, वीए बराबर 0। तो ये 0, ये कट गया, ये 0 हो गया। तो रोजी एच बराबर क्या हो गया? हाफ रो वीबी स्क्वायर प्लस, इसको ओपन कर दिया तो क्या हो गया? रो जी कैपिटल एच माइनस रो जी स्मॉल एच, और रो जी एच से रो जी एच कैंसिल, तो हाफ रो वीबी स्क्वायर बराबर रो जी एच, रो रो कैंसिल, तो वीबी बराबर अंडर रूट 2gh। ठीक है भाई, क्लियर है? एकदम क्लियर है? यहां तक नोट कर लिया सबने? नोट करिए, हो गया बच्चों? ठीक है, अब देखो यहां पे हम आ गए, तो क्वेश्चन क्या क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि कितने टाइम बाद ये जो ड्रॉप है वाटर की वो यहां पर गिरी। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये बना। दूसरा क्वेश्चन बना, गिरी तो कितनी दूर गिरी? ठीक है, गिरी तो कितनी दूर गिरी, रेंज इसकी। भाई वाटर है, वाटर में छेद है, कुछ प्रेशर वगैरह लग रहा है, कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसे दिशा में है? हॉरिजॉन्टल दिशा में। कुछ दूर जाके एक पैराबोला, याद करो पैराबोला वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना भाई? यहां से है, यहां से कुछ ऐसे आके गिरा, तो ये क्या, ये दूरी क्या हो जाएगी? ये वाली दूरी जो होगी वो रेंज होगी, और इस यहां से यहां आने में जो समय लगेगा वो क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं और कितना टाइम लगा वो भी निकाल सकते हैं। अगर हमें वेलोसिटी पता है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो उसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं। यहां तक हम लोग पहुंचे, बस यहीं पे बर्नौली खत्म। बर्नौली का कॉन्सेप्ट यहीं तक। अब कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? पैराबोला। अब देखो दोनों चीजें मिक्स है, अगर पैराबोला नहीं पढ़ा होता तो कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते। अब आपने पैराबोला पढ़ रखा है, तो पढ़ रखा है तो इसका मतलब आपको पता है कि अगर कोई फ्लूइड है और यहां पे छेद है और यहां से वाटर निकल रहा है, तो ये ऐसे जाके गिर रहा है। ठीक, और यहां पे वेलोसिटी कैसी है बेटा? वीबी बराबर अंडर रूट 2gh, और ये हाइट क्या है? h, और ये वाली हाइट क्या है? h माइनस h ना, यही तो है। अब आपने देखा कि हाँ, इसमें देखा एस वाई निकालो, एस वाई बराबर एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी, या ऐसे चलो, एस बराबर क्या होता है बेटा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, वाई डायरेक्शन में बोलूं तो भी हम लगा सकते हैं, बिल्कुल भी, बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, एस वाई देखो, वाई डायरेक्शन में कितना जा रहा है नीचे? एच माइनस एच, माइनस रखना है, माइनस रख देते हैं, चलो बराबर। बोलो यू वाई कितना है? यू वाई है 0, तो 0 इंटू टी प्लस 1/2। जब ये वाटर यहां पे गिर रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? बोलो माइनस जी। भाई एक ही माइनस जी तो लग रहा होगा, ग्रेविटी के अंडर में ही तो गिर रहा है। गिर क्यों रहा है? ग्रेविटी के कारण ही तो गिर रहा है, ग्रेविटी नहीं होती तो फॉल होता ही नहीं। तो क्या हुआ? आ जाओ, हाँ बताइए। हाँ हाँ आ रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाइए आप लोग। अरे निकाल सकते हो रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, रेंज निकालो।
ठीक है बच्चों, बताइए कितना है आंसर। टी इक्वल टू, दोबारा बोलो। हाँ ठीक है, चलो ये तो आपको पता ही चल गया, ये क्या हो गया माइनस जी और ये हो गया टी स्क्वायर। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो टी बराबर क्या आ जाएगा 2h माइनस एच बाई 2 अंडर रूट। ये क्या, अरे हाँ भाई जी, लगा लो जी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा टाइम। अच्छा टाइम आ गया आपके पास, अब आप हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल सकते हैं। चलो फिर से फॉर्मूला लगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस एक्स बराबर दिस यू एक्स। ए एक्स कितना है बच्चों, ए एक्स क्या है 0, तो एस एक्स क्या हो जाएगा, एस एक्स क्या है रेंज है, यू एक्स कितना है वी बी और टी यही है जो हमने निकाला अभी। तो यहां से रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज बराबर हो जाएगी अंडर रूट 2g h इंटू अंडर रूट 2h माइनस h अपॉन g। ठीक है, तो रूट टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और अंडर रूट अंदर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा h माइनस h। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेंज। ठीक है, ये रेंज आ गया। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो वो डी आर बाई डी एच करके निकालिएगा आप लोग, आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूं कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज इज मैक्सिमम व्हेन h माइनस एच बराबर h माइनस एच बराबर h, या h बराबर क्या कैपिटल H बाई 2। जब h बराबर कैपिटल H बाई 2 होगा तो हमारी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब समझिए कि जो कंटेनर हमने बनाया था, ये कंटेनर तो दूर, सबसे ज्यादा दूर कब गिरेगा, जब जो होल होगा वो कहां पर होगा, मिड पॉइंट पर होगा। जब मिड पॉइंट पर होगा तो इसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये आप लोग निकाल सकते हो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करके, डिफरेंशियल मैक्सिमम मिनिमा लगा के निकाल सकते हो, निकाल लेना। ठीक है, अब ये मैक्सिमम होगी, लेकिन मैक्सिमम रेंज होगी कितनी वो भी तो निकालना है। आर मैक्स होगा कितना, तो आर मैक्स बताओ, आर मैक्स बराबर 2, एच की जगह कैपिटल एच रखो, एच बाई 2 रखो, एच बाई 2 और यहाँ एच माइनस एच बाई 2। तो ये एच बाई 2 और इधर एच बाई 2 कितना आ जाएगा, एच बाई 2, 2 इंटू एच बाई 2 बराबर कितना एच, यानी कि आर मैक्स कितना हो जाएगा, आर मैक्स इक्वल टू एच। अब देखिए बात समझिए, कंटेनर है, कंटेनर के अगर मिड पॉइंट पे मैं अगर होल करूंगा तो क्या होगा, रेंज होगी मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम रेंज होगी कब, जब होल जो होगा मिड पॉइंट पर होगा। और कितनी होगी, तो पूरा जहां तक फ्लूइड भरा है उसके बराबर होगी ना, यही तो मतलब है। आर मैक्स कितना के बराबर आ रहा है, कैपिटल एच के बराबर आ रहा है। मतलब जो जितना फ्लूइड ये था, ये इसकी हाइट तो थी एच, तो रेंज कितनी आई कैपिटल एच। और कब, जब पूरी हाइट के मिड पॉइंट पर हमने होल लिया तो मैक्सिमम कितना आ गया कैपिटल एच। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखने हैं। ठीक है, मतलब सवालों में डायरेक्ट आते हैं ये सब, वरना आप लोग निकाल भी सकते हो। तो इसे कहते हैं टॉर्सलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। टॉर्सली लॉ तो यहीं पे खत्म हो जाता है वीबी निकालने पर, बाकी ये एनालिसिस है कि आप क्या करना चाहते हैं। चलिए आगे चलें। थोड़ा तेज पढ़िए, नहीं तो सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। चलो आगे चलें बच्चों। ठीक है, तो ये आपका टॉर्सलीज हो गया। अब डालिए हेडिंग वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर
और वेंचुरी मीटर या उसको बोलते हैं वेंचुरी ट्यूब या बोलते हैं फ्लो मीटर, तीनों एक ही चीज नाम है, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी ट्यूब या फ्लो मीटर। ठीक है, लिखिए वेंचुरी मीटर या वेंचुरी ट्यूब या कह सकते हैं फ्लो मीटर, फ्लो मीटर। ठीक है, फ्लो मीटर। इसका डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाइए, बनाता हूं मैं भी अच्छे से पहले। लिखिए वेंचुरी मीटर और वेंचुरी ट्यूब और फ्लो मीटर, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर फ्लो वेलोसिटी, this instrument is used to measure flow velocity in an incompressible fluid, in an incompressible fluid. This instrument is used to measure flow velocity in an incompressible fluid, in an incompressible fluid। ठीक है, this instrument is used to measure the flow velocity in an incompressible fluid। जो फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल नहीं है, तो फ्लूइड की चर्चा तो हम बर्नौली थ्योरम तो तभी अप्लाई कर सकते हैं जब फ्लूइड कैसा हो, आइडियल फ्लूइड हो, और आइडियल फ्लूइड होगा तो कंप्रेसिबल नहीं होगा। तो बार वही बात है, घुमा फिरा के बोलते जा रहे हैं। ठीक है, हमको समझ में आया, वेंचुरी मीटर है, हम क्या लगाएंगे इसमें, बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, और फ्लो की वेलोसिटी हमको चाहिए। यहां पर फ्लो की वेलोसिटी या यहां पर फ्लो की वेलोसिटी हमको पता चलेगा कि कहां पर, भाई ऐसा कुछ देखो सिस्टम समझो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया, इसके अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर हमारा फ्लूइड क्या है, फ्लो हो रहा है, तो यहां पर एरिया कुछ अलग है और यहां पर एरिया
कुछ अलग है। तो हमने एक पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो उससे पढ़ा था कि A1V1 बराबर A2V2 ना, A1V1 बराबर A2V2। तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मेजर करने के लिए वेंचुरीमीटर यूज होता है। एक तरीके से और हम बोले कि जब ट्यूब में मान लीजिए कुछ फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ट्यूब में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो फ्लो होने पे उसकी जो वेलोसिटी है फ्लो के दौरान, उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, भाई फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी हमको नहीं पता है। अगर हमको फ्लूइड की वेलोसिटी नहीं पता, हमको उसको मेजर करना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, हम वेंचुरीमीटर को यूज करेंगे। जब फ्लो हमारा हो रहा हो तो फ्लो की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए वेंचुरीमीटर यूज होता है। अब कैसे मेजर करेंगे ना, सवाल उठता है कि कैसे मेजर करेंगे। तो हमने देखा कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है। अब यहां पर A1 है ना, ये हाँ A1 और वेलोसिटी क्या है V1। या एरिया डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना, यहां पे ज्यादा एरिया और यहां पर एरिया क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन का कम है। तो ये A1V1 बराबर A2V2, ये आपको समझ में आया। अब आप 1 to 2 में बर्नौली थ्योरम भी लगा दीजिए, लगाइए, अप्लाई बर्नौली फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 में बर्नौली लगाइए, चलिए लगाइए आप लोग, ठीक है। तो मान लीजिए कि P इस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, अभी इस पे हम मान लेते हैं P1, इसमें मान लेते हैं P1 प्लस, बोलो, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी, कैपिटल H स्मॉल h, बोलो कैपिटल H। ये कॉमन हॉरिजॉन्टल सरफेस है क्या, इसकी डिस्टेंस, ये कॉमन हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल H। और उसी सेम पॉइंट पर, जो ये पॉइंट है उसी सेम पॉइंट पर यहां पर भी है, ये पॉइंट भी सेम हाइट पर ही है, ठीक है ना। हम इसी पे लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, बर्नौली थ्योरम। तो इसको बराबर करते हैं P2 प्लस 1/, यहां पर प्रेशर P1, यहां पर प्रेशर P2। अभी मान लेते हैं क्या होगा, अभी देखेंगे। ये हो गया V2 स्क्वायर प्लस रो जी कैपिटल H, भाई यहां पर भी तो रो जी कैपिटल H ही होगा, ठीक है। अब ये और ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमने देखा कि P1 माइनस P2 बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बात समझिए, P1 माइनस P2 क्या होगा, P1 माइनस P2, देखो जो P1 होगा वो क्या है, इस पूरे कॉलम के कारण क्या, यहां पर प्रेशर, और ये इस कॉलम के कारण प्रेशर, ठीक है। तो ये तो पूरे यहां पर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, और ये भी प्रेशर लग रहा है, और यहां पर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, और ये प्रेशर भी लग रहा है। तो P1 माइनस P2 किसके बराबर हो जाएगा, केवल इसके बराबर होगा कि इस कॉलम के कारण जो प्रेशर लग रहा होगा उसी के बराबर होगा रो जी एच के। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, नहीं समझाएं दूसरी तरीके से, चलो। ये टोटल हाइट मान लो L, ठीक है, और ये कितनी हाइट हो जाएगी बेटा, L माइनस H, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। तो P1 बराबर P0 प्लस रो जी L, ये बात समझ में आ गई, P0 प्लस रो जी L। भाई कितना, यहां पर क्या, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस कॉलम का प्रेशर कितना, रो जी L, समझ में आ गई बात, ठीक है। P2 बराबर P0 प्लस, बोलो, रो जी L माइनस H, ठीक है। तो P1 माइनस P2 करेंगे क्या आ जाएगा, P0 रो जी L,
पी से पी नॉट रो जी एल कैंसिल, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा रो जी एच। अरे अब इसको भी करके बताऊं, ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, इतना देर बता रहा हूं मैं, आ गया समझ में? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा P1 माइनस P2। अब समझो, थोड़ा समझो, ये क्या है भाई, इसकी और इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, आप समझिए, थोड़ा और दिमाग लगाइए। ये तो हमने कर लिया, ये तो मैथमेटिकली हम लोग कर लिया, थोड़ा सा ब्रेन ओपन करो अपना भाई। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, केवल इतने कॉलम का ही तो डिफरेंस, और सारी चीजें तो सेम है ना। तो कौन सा इनका प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, जो जो कॉलम जिसमें फ्लूइड भरा है उसमें जो डिफरेंस है, उसका जो प्रेशर है रो जी एच वही होगा, और क्या होगा भाई, और सारी चीजें सेम है। ये भी एटमॉस्फेयर पे ओपन है, ये भी एटमॉस्फेयर पे ओपन है भाई, इसको क्लोज कर देता तो बात अलग होती, क्लोज तो नहीं है, ये भी एटमॉस्फेयर के लिए ओपन है, ये भी एटमॉस्फेयर के लिए ओपन है, तो आखिर प्रेशर डिफरेंस होगा क्या, इसके बराबर होगा रो जी एच के, कर लोगे डायरेक्ट ना, तो रो जी एच के बराबर है P1 माइनस P2 बराबर रो जी एच। चल डायरेक्ट आप नहीं कर पाते, आपने समझा कि ये इस तरीके से होता है, खत्म हो गई बात। तो P1 माइनस P2 की जगह मैं रो जी एच रख दूं, रो जी एच कौन सा एच, स्मॉल एच, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यहां से रो और रो हमारा कैंसिल, रो और रो हमारा कैंसिल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या, कुछ गलत हो रहा है क्या, सही है। तो इसका मतलब हुआ कि V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर 2GH, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर 2GH। यहां तक नोट करो, फिर निकालना पड़ेगा मुझे, एक्चुअली नोट करिए यहां तक आप लोग। क्या हुआ बताओ, नहीं समझ में आ रहा क्या, बोलो साहबान, नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है, नोट करो यहां तक। अब यहीं पे V2 की वैल्यू जो है ना, यहां से उठा के रख देंगे हम, V2 की वैल्यू V1 के टर्म्स में, भाई एरिया वगैरह हमको पता है, एरिया वगैरह हमको पता है, तो V2 की वैल्यू आप V1 के टर्म्स में रख दीजिए और V1 निकाल लीजिए, और या तो V1 की वैल्यू V2 के टर्म्स में रखोगे तो V1 निकाल लोगे, मतलब आप V1 V2 दोनों क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो भैया हम निकाल के देखेंगे। यहां तक आपको समझ में आया, ये इक्वेशन एक आ गई आपके पास, एक इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब दोनों की मदद से आप V1 V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालेंगे हम लोग, कोशिश करते हैं निकालने की। चलिए चले आगे, मिटा लूं, अरे जल्दी नोट करो बच्चों, हो गया। चल, तो हमने देखा कि हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो कुछ ऐसे आई है, बातें नहीं करो, तुम अंजलि वहां से उठो, इधर आके बैठो, आओ इधर आके बैठो, इधर आओ, बहुत बात करती हो, उठो, कोई बात नहीं, उठो इधर आओ, इधर आके बैठो, आओ इधर आके बैठो, मुनमुन 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 बतियाती रहती हो हैं, तुम ही तो धर्मात्मा हो पूरी क्लास में और तो सब बेकार हैं। कोई बात नहीं, गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं बेटा, तुम अच्छी हो लेकिन अब क्या करो, किसी को तो एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा ना। चलो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर 2GH, यहां से जरा V2 की वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगी,
V2 बराबर A1 बाई A2 इंटू V1। तो हम क्या करें, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर 2GH। अब देखो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, और ये हो गया V1 स्क्वायर बराबर 2GH। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 2GH A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये हो गया V1 स्क्वायर। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर अंडर रूट 2GH A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर हो जाएगा। या इसको कह सकते हैं, रुको एक और कह सकते हैं, V1 बराबर अंडर रूट V1 बराबर A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर हो गया। तो देखो आपको क्या पता चल गया, अब देखो इसमें क्या अननोन है बेटा, ज्यादा कुछ अननोन नहीं है। आपने वेंचुरी मीटर लगाया तो आपको V1 वेलोसिटी पता चल गई, आपको एरिया वगैरह दिया हुआ है ना, एरिया वेंचुरी मीटर ट्यूब का एरिया आपको दिया हुआ है। और भाई ये तो आप मेजर कर लोगे, यहाँ पे कुछ स्केल लगी होगी, तो आप ये हाइट वगैरह मेजर कर लेंगे, तो H आपका मेजर हो जाएगा। अगर H मेजर हो जाएगा तो आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी ना, V1 आपको पता चल जाएगा, उसी तरीके से V2 भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर से क्या V1 क्या है भाई, ट्यूब की किसी पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी है। V2 क्या है, ट्यूब के किसी नेक्स्ट और पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी है। तो ट्यूब के किसी भी पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्यूब के किसी भी पॉइंट पे हम वेलोसिटी अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेंचुरी मीटर। ठीक है, V1 निकालिए, अब V2 नहीं निकलवा रहा हूं, V2 आप निकाल सकते हो। V2 बराबर क्या हो जाएगा, वही A1 बाई A2 इंटू V1 करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, जगह छोड़ दिए थोड़ी सी, अपने आप निकालिएगा। दिख रहा है अंजलि, नहीं दिख रहा? अगली बार वैभव तुमने बात की ना तो तुमको सबसे पीछे बैठाऊंगा, गलती तुम्हारी है, बोलते तुम ही हो ना। हाँ, अब तुम्हारी आवाज आ गई तो तुमको सबसे पीछे बिठाऊंगा, एकदम जहां पे वो कैलेंडर रखा है उसी पे। कैलेंडर हटा देंगे, तुमको उसी पे बिठाएंगे। हाँ, अच्छा रहेगा ना, वहां पे एक टेबल भी रखी हुई है, टेबल बिठा सकते हैं। जैसे पंखे की जरूरत ही है इस समय। चलो, नहीं बातें मत किया करो बेटा, कंसंट्रेशन खराब हो जाता है ना। अच्छा एक बात और देखिए, चलिए इसको निकाल लेते हैं। V2 जरा निकालो, कोशिश करें। एक बात और बतानी है मुझे, V1 आ गया, V1 आ गया, हाँ अच्छा V1 आ गया, तो V2 निकालने के लिए ये निकाल दे रहा हूं मैं। V1 आ गया तो V2 निकालते हैं। V2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 इंटू V1। तो A1 बाई A2, ठीक है, और V1 क्या है बेटा, V1 क्या है, A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2। अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्या हो गया, A1 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये V2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। अब थोड़ा एक बात और मैं कहना चाहता हूं, देखिए जैसे मैंने बोला कि A1 V1, अब A1 V1 निकालो, क्या होता है, A1 V1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A1 तो A1 है और V1 क्या है, V1 क्या है A2। तो ये क्या आ जाएगा, A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अच्छा A2 V2 निकालूं, बोलो A2
A2 तो A2 और V2 क्या, V1, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो आपने देखा कि A1 V1 बराबर A2 V2 है, तो हमारी जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी वो हमारी क्या है, यहां पर वैलिड है। ठीक है, एक ही बात है, उसी का यूज करके हमने इसको निकाला है, तो वैलिड कैसे नहीं आएगी ना, तो उसी इक्वेशन का यूज करके तो हमने निकाले फॉर्मूले, और फिर उसको घुमा के बता दे रहे हैं कि ये चीज उसकी वजह से है। बात वही है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये है क्या एक्चुअल में, ये एक तरीके से वॉल्यूम है। A1 V1 क्या है, V1 क्या होता है बेटा, V1 क्या होता है, वेलोसिटी तो है, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने मामला सुनो, बात समझो, एक सेकंड में कितना गया, इसको बोल सकते हैं dx बाई dt। तो dt समय में कितना गया, ये dx गया ना, इसको या तो 1 सेकंड में हम 1 सेकंड बोल दें, अगर 1 सेकंड में कितना गया हमारा dx गया, कुछ अमाउंट कितना गया dx गया, और जितना अमाउंट जाएगा उतना ही अमाउंट निकलेगा। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो, और va क्या हो जाएगा v1, और ये क्या है, ये a1, तो एरिया, एरिया मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड इज इक्वल, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड इज इक्वल, सेम होगा, जितना वॉल्यूम एक सेकंड में यहां से फ्लो होगा उतना ही दूसरे एंड पे फ्लो होगा। भाई ये जब मैं थ्योरी, ये कंटिन्यूटी पढ़ा रहा था तब मैं बता रहा था वॉल्यूम हर जगह क्या होगा, सेम ही होगा, उसी से तो इक्वेशन आई थी। ठीक है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट सेकंड क्या होगा आपका, सेम होगा। ठीक है, तो Q बराबर लिख लो, Q बराबर A1 V1, ये Q बराबर A1 V1 बराबर A2 V2, और ये सारी चीजें आपने लिखी ली है। लिख दो Q इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, Q इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, Q इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड। चलिए, तो बर्नौली सौरभ की साहब की ये कहानी खत्म हुई। बर्नौली, अच्छा इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, आपकी किताब में बहुत सारे दिए, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्प्रेयोमीटर, ये मीटर, वो मीटर, ये सब चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। नोजल वोजल ये अपने आप पढ़ लेना ना, ये ब्लड फ्लो है, हार्ट अटैक है, ये है पिंग पोंग बॉल है ना, स्प्रेयर है, इन सब में कुछ बहुत पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, बस आपको एक दो चीज बता देता हूं, लिख लो मैग्नस इफेक्ट, लिख लो, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख करा देता हूं, बाकी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार हल्का सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उस चीज को। मैग्नस इफेक्ट, देखिए जब स्पिन करते हुए बॉल फेंकते हैं ना, इसमें यही है कि बॉल है, बॉल क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, बॉल क्या कर रही है, स्पिन कर रही है। जब वो स्पिन कर रही है तो उसके ऊपर की वेलोसिटी क्या है, ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा है, और इसका बॉल की जैसे हॉरिजॉन्टल से, एक सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस से आप अगर लेंगे, हाइट लेंगे, तो एच तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बर्नौली थ्योरम आप लगा सकते हैं, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट। तो रो जी एच तो दोनों के लिए ऊपर नीचे के लिए लगभग लगभग क्या है, सेम है। ठीक है, तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, जहां वेलोसिटी ज्यादा, जैसे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, बराबर कांस्टेंट होता है। तो रो जी एच तो दोनों के लिए लगभग, भाई बॉल है तो ग्राउंड सरफेस से क्या है, लगभग लगभग सेम दूरी पर है, चाहे अपर सरफेस लो, चाहे और बीच वाला, पीछे नीचे वाला बॉटम सरफेस ले लो। तो ऊपर की सरफेस पे स्पिन कर रहा है, तो ऊपर की वेलोसिटी क्या है, ऊपर की सरफेस की वेलोसिटी ज्यादा है, तो प्रेशर क्या है, कम है, प्रेशर हमारा कम है, और नीचे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा जंप कर जाएगी ऊपर की दिशा में, क्या होगी, थोड़ा सा, जैसे वो स्पिन करते हुए ब्लॉट करते तो फ्लाइट में हो जाती है ना, उसका अलग से टर्न हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है, वो इसके इस इफेक्ट के कारण हो जाता है, इसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट। इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, बस यही है कि आपको पढ़ लेना है। ठीक है,
मैग्नस इफेक्ट। उसके बाद एरोप्लेन के आप लोग ने वो देखे होंगे, विंग्स देखे होंगे एरोप्लेन्स के। एरोप्लेन्स के विंग्स देखे हैं कैसे होते हैं? ना कुछ ऐसे होते हैं। तो यहां से जैसे इसको दूरी ज्यादा करनी पड़ती है, मतलब जो एयर जाती है तो ऐसे कर्व टाइप के होते हैं। इस तरह के कैसे होते हैं? कर्व टाइप के होते हैं। ऐसे होता है ना पहिए, जो उसके प्लेन होते हैं, पहिए नहीं, जो इसके पर होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े से उठे हुए होते हैं। उठे हुए होते हैं तो ये क्या होता है? ये आपकी सरफेस, मतलब जो एयर है उसको ज्यादा सरफेस क्रॉस करनी पड़ती है, तो स्पीड उसकी बढ़ जाती है। स्पीड उसकी बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है। और नीचे तो ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्ट फ्लो है तो नॉर्मल स्पीड में है, तो प्रेशर क्या है? स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा है। और जब हम क्या करने लगे कि मतलब जब उसकी क्या हो गया, प्रेशर ऊपर कम हो गया, नीचे प्रेशर ज्यादा, तो वो क्या करेगा? वो ऊपर चला जाएगा। और समझो, जब रनवे पे दौड़ता है ना, जब प्लेन है रनवे पे दौड़ रहा है, तो रनवे पे दौड़ रहा है तो उसकी जो प्लेन जब ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे निकल रहा है, तो इसके पर है ना जो, अब क्या कैसे सिखा दें? ओहो, हाँ चलो रुको बताते हैं, देखते हैं रुको। अरे बातें नहीं बच्चों, तुम लोग तुरंत ही खेलने के मूड में आ जाते हो। आज नेट भी नहीं चल रहा है शायद, चलो छोड़ो। आज नेट नहीं चल रहा है तो आज का प्रोग्राम रद्द किया जाता है, ठीक है। चलो मैं समझा देता हूं ना। प्लेन बना लेगा कोई? कोई बच्चा प्लेन बना लेगा क्या? नहीं बना पाओगे? अरे कोई आर्टिस्ट नहीं हमारे बीच क्या? रुको मैं ही बनाता हूं। अरे सर, विष्णु सर प्लेन बना लेंगे क्या? अरे बहुत अच्छा प्लेन है, चलो। सुन लो, बात समझ लो, बात समझिए। प्लेन के आपने, आप लोग बहुत कुछ लोग एयरपोर्ट गए कि नहीं गए? गए हैं, ठीक है। तो उसके जो पर होते हैं, जैसे एक उसकी बॉडी होती है जिसके अंदर टनल होती है, जिसके अंदर बैठते हैं, फिर ऐसे पर होते हैं ना, और फिर ऐसे ऐसे करके क्या होता है, वो मूव कर रहा होता है। तो जो पर होते हैं बेटा, वो थोड़े से ऐसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं, शेप में होते हैं ना, इस कर्व शेप में होते हैं। ये जो मैंने बनाया ये कैसा है? ये थोड़ा सा कर्व शेप में। तो जब रन करता है, रनवे पे जाने का मतलब क्या है? डायरेक्ट क्यों नहीं उड़ जाता है? डायरेक्ट उड़ जाए, ठीक है। हाँ, स्पीड जनरेट कर रहा है, तो स्पीड जनरेट कर रहा है तो ऊपर कौन फेंक देता है उसको? कोई बाहुबली आके उठा के देता है, चलो भाई उड़ो? है कौन है? प्रेशर है। कौन है? बर्नौली थ्योरम है। और कौन है? और कोई साबू थोड़ा ना आके उठा दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो जब वो रन कर रहा है बेटा, तो ऊपर क्या है? ऊपर की स्पीड ज्यादा है। ऊपर की स्पीड, यहाँ की स्पीड क्या है? ज्यादा है। इधर की स्पीड क्या है? कम है। जब इसकी स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या है? कम है। और जब बहुत तेजी से भागने लगता है तो स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, प्रेशर बहुत कम हो जाता है, अरे बहुत ज्यादा हो जाता है। नीचे का प्रेशर, अच्छा एक तरफ तो प्रेशर कम हो रहा है, दूसरी तरफ प्रेशर बढ़ भी रहा है। दूसरी तरफ प्रेशर क्या है? बढ़ भी रहा। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, इतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस आ जाता है कि ऊपर क्या लग जाता है? अपथ्रस्ट लग जाता है, और वो क्या करता है? प्लेन हमारा उड़ जाता है। प्लेन हमारा उड़ जाता है। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का पहिया, वो घूम रहा, पंखा घूम रहा है। पंखा घूम रहा है तो क्या हो रहा है? पहिया तो घूमता ही है, पहिया कहां घूमता है? तो पंखा घूम रहा है। पंखा घूम रहा है तो वो करता क्या है बेटा? एकदम से उठ जाता है? देखिए, डायरेक्ट जैसे पंखा चला वैसे ही उठ गया? नहीं। जब उठा तो क्या हुआ?
जब उठा तो उसने क्या, वेलोसिटी वहां की एयर की बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ और नीचे का प्रेशर तो वही है, नीचे का प्रेशर कहीं है, ज्यादा है प्रेशर, ऊपर का प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, इधर से थ्रस्ट मारेगा और हमारा हेलीकॉप्टर क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन आ सकता है कि एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है, किस थ्योरम पे बेस्ड है, तो आप क्या पढ़ेंगे, बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। मैग्नस इफेक्ट है, स्पिन इफेक्ट है, ये सारी चीजें किसमें हैं, तो बर्नौली थ्योरम के ऊपर है। और आपकी आपकी जिंदगी के लिए बता दूं, बहुत बहुत जैसे बोलते हैं फिजिक्स पढ़ना जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 100 सीसी की बाइक लिए हुए हैं आप, और आपके बगल से एक वो क्या निकला, ट्रक निकला बहुत स्पीड में, तो आप पूरे क्या कर देते हैं, एकदम से हिल जाते हैं। क्यों हिल जाते हैं, बर्नौली इफेक्ट के कारण हिल जाते हैं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा, आपकी वेलोसिटी कम, वहां का प्रेशर कम, आपका प्रेशर ज्यादा, तो आप उसकी तरफ, मतलब यहां से ट्रक समझ लो जा रहा है, ये बड़ा सा ट्रक है और यहां आप बढ़िया मोटरसाइकिल से अपने जा रहे हैं, ठीक है, या पैदल ही जा रहे हैं, और ट्रक आपके बगल से निकला, आपके बगल से निकला, तो इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड ज्यादा, आपकी स्पीड है कम, इसकी स्पीड ज्यादा, तो यहां पर प्रेशर कम और आपकी तरफ प्रेशर ज्यादा, तो आप इधर से इधर क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। एग्जांपल, ट्रेन में ऐसा होता है, ट्रेन में जब ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म पे आती है, तो देखो कभी भी ट्रेन में खड़े हो तो बोलते हैं कि येलो लाइन से पीछे खड़े होइए, क्यों होते, अच्छा फिर भी कुछ लोग, हम लोग के इंडिया में आदत ये है ना कि जो चीज मना किया जाएगा वही चीज करेंगे, कुछ बच्चे जबरदस्ती घुसे रहते हैं, नहीं हम घुसेंगे। अच्छा फिजिक्स पढ़े नहीं है तो उनको पता भी नहीं है, करे क्या हो जाएगा, ट्रेन के लिए जगह तो है, उतनी निकल जाएगी, अरे भाई उतनी जगह नहीं है, जगह तो है ट्रेन के पास, लेकिन जो फोर्स लगेगा उसका क्या करोगे, जब ट्रेन आएगी, भाई ये प्लेटफॉर्म है, यहां पर ट्रेन आ रही है, यहां पर ट्रेन आ रही, अब आपसे बोला जाता है कि येलो लाइंस के आप इधर यहां पे खड़े होइए, अब जब जबरदस्ती बच्चे यहां खड़े हैं, हम तो खड़े होंगे, क्या है ट्रेन वहां से निकल जाएगी, अरे नहीं निकल, ट्रेन तो निकलेगी और जो प्रेशर लगा देगी तब क्या करोगे, भर से तुम्हारी खोपड़ी टकराएगी उसके अंदर, तो लगेगा पीछे से धक्का दे दिया किसी ने, किसी ने धक्का नहीं दिया, प्रेशर डिफरेंस के कारण अपने आप धक्का आपको लगेगा। आप लोग देखेंगे जब ट्रेन आती है तो छोटे छोटे, अगर आप समझ लीजिए अगर पानी की बोतलें वगैरह पड़ी हैं या डस्ट पार्टिकल पड़े हैं या पेपर वेपर या पत्ते पड़े हुए हैं, तो सारे पत्ते उड़ के किधर जाने लगते हैं, ट्रेन की तरफ। यहाँ पे पत्ता प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, कभी ऑब्जर्व करिएगा, बॉटल पड़ी है तो ये उठ के यहाँ पर कहाँ, ट्रैक की तरफ जाने लग जाएगी, क्योंकि प्रेशर हमारे, जब ये रन किया तो ये वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम है, और आप तो खड़े हैं, आपकी वेलोसिटी वही है तो आपके प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम है, तो इधर से क्या लगेगा, अच्छा प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो देखो फोर्स क्या लग गया, P इंटू ए, तो प्रेशर डिफरेंस है तो फोर्स लग गया, तो आपको लगेगा कि किसी आदमी ने आपको धक्का मारा है, आपको ऐसा महसूस होगा, करना मत एक्सपेरिमेंट, चोट खा जाओगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का, जो बच्चे ने मान लीजिए फिजिक्स पढ़ा हुआ है वो एकदम सचेत रहेगा, वो कहेगा नहीं भाई येलो लाइन है तो थोड़ा पीछे ही खड़े रहो, उसके पीछे नहीं खड़ा होना है, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना है। समझ में आ गई बातें आप मेरी, ठीक है। किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, समझ में आ गई। अच्छा यही सब चीजों को घुमा फिरा के, इन सब चीजों जो 4-5 एग्जाम्पल आपके बताए हैं ना, ये सब में इन्हीं सब चीजों, इन्हीं सब बातों को घुमा फिरा के यूज किया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप लोग चाहिएगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, आपको समझ में आ गया कि बर्नौली थ्योरम पे सारी चीजें हमारी बेस्ड हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब 2 कॉन्सेप्ट और बचे, अब हेडिंग डालिए, बीच में एक चीज रह गई थी वो मैं पढ़ा दूं जरा, हाँ लिखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ रोटेटिंग सरफेस, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ रोटेटिंग सरफेस, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ रोटेटिंग सरफेस।
क्या आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बाल्टी में पानी भरा रखा हुआ है, ठीक है, आपने अपना हाथ डाला, उसको हिलाया, तो पानी का शेप कैसा हो जाता है, राउंड जैसा हो जाता है। या वॉशिंग मशीन में पानी ऐसे सर्कुलेट होता रहता है, तो उसका जो लेवल है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, उसका शेप क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उसी शेप की हम लोग स्टडी करेंगे, आखिर वो शेप कैसा आ रहा है ना, उसी शेप को हम समझने की कोशिश करेंगे। बाल्टी लीजिए, बाल्टी में अपना हाथ डालिए या डंडा डालिए, उसको रोटेट कर दीजिए, तो उसमें क्या आएगा, उसकी जो सरफेस है वो किस तरह की बनेगी, उस चीज की हमको स्टडी करनी है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको आप नोट करते चलिए, जो लिख रहा हूं उसको नोट कर डालिए, तब एक ही बार में समझा देता हूं। ओहो, चलिए समझा दूं तब नोट करेंगे, समझा दूं। कोई कंटेनर है, कंटेनर में आपने इसके मिड पॉइंट पे क्या लिया, इसको रोटेट कर रहे हैं, तो अपने मिड पॉइंट से ही तो रोटेट होती है। आपने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, जो सेंटर पॉइंट है उससे क्या रोटेशन स्टार्ट हो गया। तो उसको मैंने बोला कि ओमेगा से क्या कर रहा है, वाटर जो है हमारा रोटेट हो रहा है। तो जब रोटेट हो रहा है तो ये ऐसी कुछ सरफेस बन जाएगी। तो सरफेस पे मैंने इसके जो सेंट्रल लाइन है उससे एक पॉइंट पी माना, जो उसकी डिस्टेंस कितनी एक्स और हाइट कितनी है वाई। ठीक है, तो ये मैंने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का क्या माना, एक पॉइंट माना। इस पॉइंट पे बेटा जब ये रोटेशन हो रहा है तो हर पार्टिकल क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब रोटेशन हो रहा है, पूरा पार्टिकल क्या है, रोटेट हो रहा है। तो रोटेट हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करोगे तो वो क्या करेगा, वो आपका सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, वो सर्कुलर मोशन कर रहा हो। तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। कौन सा लग रहा होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। और उस पर एक नीचे फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, एम जी। भाई ग्रेविटी का फोर्स भी क्या लग रहा होगा, एम जी नीचे। और ये देखो यहां पर पॉइंट पी बनाया, तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये क्या है आउटवर्ड, और ये क्या है एम जी, ये क्या हो गया एफ नेट। अब देखो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये कितना थीटा। अब ये क्या है, यहां पर टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है, तो ये कितना है, ये आपका थीटा।
तो ये भी थीटा हो जाएगा। देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आपका थीटा। ठीक है, अब यहां से अगर टेन थीटा आप निकालो, इस पॉइंट पर स्लोप क्या, कोई भी पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो उस पर स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स। कोई भी है, अगर x y है तो स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अगर y x है तो स्लोप क्या होगा, dx बाई dy। ठीक है, अगर x y है तो स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स। और स्लोप होता क्या है, टेन थीटा के बराबर होता है। स्लोप होता क्या है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहां से हमने कहा स्लोप एट पॉइंट P बराबर dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर टेन थीटा। अब टेन थीटा हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और देखो, और रुको समझा दें। हाँ देखो, ये जो पॉइंट है ना थीटा, ये टेन थीटा होता क्या है, टेंजेंट का ही तो स्लोप होता है। मतलब टेन थीटा क्या है बेटा, टेन थीटा क्या है, किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना है, तो तरीका क्या है, इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट खींचे और एक हम क्या खींचे, हॉरिजॉन्टल खींचे, और जो एंगल निकाले वो क्या है, वो एंगल थीटा। भाई यही तो पढ़ाया था अब तक, कहीं पे भी पढ़ाया था। देखो ये है, यहां पर स्लोप निकालना है तो क्या खींचे, एक हमने टेंजेंट खींचा, एक हॉरिजॉन्टल खींचा, और ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल है वो क्या है, थीटा, और वही क्या है, स्लोप है। देखो यहां पे भी वही चीज तो कर रहे हैं, हमने टेंजेंट खींचा और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल क्या है, थीटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्लोप। और ये देखो ये क्या है, ये एफ नेट जो आ रहा है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए, तो इतना हमको समझ में आया। कहानी कहां चली गई, टेन थीटा बराबर टेन थीटा। हाँ, अब टेन थीटा बराबर क्या, एम ओमेगा। देखो टेन थीटा बराबर क्या, दिस फोर्स अपॉन दिस। टेन थीटा बराबर क्या, यहां पर होगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन एम जी, तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी। तो डीवाई बाई डी एक्स बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी। अब यहां से आपने डीवाई इधर लिखा, डीएक्स को उधर लेके गए, वाई को इंटीग्रेट क्या किया हमसे, जीरो से लेके वाई, और इसको किया जीरो से लेके एक्स, इंटीग्रेट कर दिया, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू जी। ये किसका इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला। तो हमारा जो रोटेटिंग सरफेस बनेगी वो कैसी सरफेस बनेगी, पैराबोलिक सरफेस बनेगी। पहला तो ये याद रखना है। बाकी अगर इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री पूछ ले तो आपको ये निकाल के रखना है, ये भी चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि रोटेटिंग सरफेस कैसी बनेगी, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कुलर, कैसा बनेगा, पैराबोला। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। चलिए, हो गया बच्चों ये वाला। एक एक प्रोफाइल और बची है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं, बस आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए बोलो, समझ में आया, क्या क्या दिक्कत आ रही है बताओ बेटा। यहाँ टू कैसे आ गया बेटा, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना, तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, जीरो से लेके एक्स, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। और किसी को कंफ्यूजन है, इंटीग्रेशन याद आया, कब पढ़ा था, बहुत पहले, हाँ 500 बीसी में पढ़ा था हम लोग ने। हाँ 5000 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिल्कुल सही। अरे बीसी और एडी पता है ना, एनो डोमिनी एंड बिफोर क्राइस्ट। जैसे मैंने बोला कि 600 बीसी, 600 बीसी है, तो अभी से कितने साल पहले की बात है,
आज से 600 बीसी की बात कर रहे हैं। बताओ, जिसको आता है वो नहीं बताएगा, जिसको नहीं आता वो बताए। बताओ, मतलब अभी अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है ना, हम 600 बीसी की बात कर रहे हैं, तो कितने साल पहले की बात कर रहे हैं हम? बताओ बेटा, नहीं पता? बताओ। अच्छा, जिसको पता है वही बता दे, कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? हाँ, 600 बीसी सुना है लेकिन पता नहीं इसका मतलब। जैसे बुद्ध का जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था? महावीर जी की जयंती थी। हाँ, 556 बीसी, तो 556 बीसी का क्या मतलब है? हैं? अरे तुम लोग फिजिक्स पढ़ लो, जीएस पढ़ लो, छोड़ो ये सब बात। हाँ, एक्चुअल में क्या है, सुन लो मेरी बात, 2 मिनट में बता देते हैं, खत्म करते हैं, आ गया टॉपिक तो। देखो, एक्चुअल में क्या है कि हिस्टोरियन में क्राइस्ट के जन्म को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो सारी चीजें किसने बनाई हैं? क्रिश्चियंस लोगों ने बनाई हैं, जो इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो। जैसे हम जनवरी फरवरी पढ़ रहे हैं, ये हमारे कैलेंडर थोड़ा ना है, हमारे तो कौन से हैं, मतलब चैत बैसाख माघ फागुन, ठीक है। लेकिन पूरे वर्ल्ड किस पे काम कर रहा है? वर्ल्ड किस पे? जनवरी फरवरी इन सब चीजों पे काम कर रहा है, ठीक है। जो भी है, अब उन्होंने बनाया, हम उसको फॉलो करें। तो उन्होंने बोला कि ईसा मसीह का जन्म को बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना बताई, इतिहास की बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना बताई। तो जिस दिन जन्म हुआ मतलब ईसा मसीह जी का, तो उसको बोला कि उससे पहले की सारी चीजों को बोल दिया बिफोर क्राइस्ट। मान लो क्राइस्ट किसी डेट पे पैदा हुए, ठीक है, उसके बाद की जो चीजें हैं उसको बोलते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट, मतलब जब क्राइस्ट जो भगवान है वो जिंदा है, उनकी डोमिनेंस में हम जी रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एनो डोमिनी। तो अभी 2022 चल रहा है, तो मतलब क्राइस्ट के जन्म के कितने साल हो गए? 2022 साल हो चुके हैं। कसके मतलब क्राइस्ट के पैदा होने के कितने साल हो गए? 2022 साल पूरे हो चुके हैं। और मैंने बोला 600 बीसी, 600 बीसी मतलब 600 बीसी में किसका जन्म हुआ? मान लीजिए बुद्ध जी का जन्म हुआ या जिसका भी जन्म हुआ, तो इसका मतलब क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले किसका जन्म हो चुका था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 2200 इसको, हाँ 2022 में 600 जोड़ दो, कितना हुआ? 2622, यानी कि 2622 साल पहले की घटना है। अरे ईस्वी और शताब्दी नहीं हुआ जी, इसको जोड़ना पड़ेगा। 600 बीसी ईस्वी नहीं बोलते हैं, वही ये जो बता रहे हो इसको समझो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट गलत हैं। हाँ, ईसा पूर्व, उसी को बीसी को बोलते हैं, ईसा पूर्व। और उसको क्या बोलते हैं? इस मतलब जो भी हिंदी का मुझे नहीं पता, ठीक है, उसको हिंदी बोलते हैं। छोड़ो ये सब, तुम्हें मतलब की चीज नहीं है, छोड़ो कुछ। अरे तुम लोग कहाँ लेके चले गए भाई, चलो आओ। ऐसे बता दिया कि जनरल नॉलेज थोड़ी भी पता हो तुम लोग को, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि 5000 साल बीसी, 5000 साल बीसी मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग मानते हैं ना, दो 5000 साल बीसी की, यानी कि कितने साल पुरानी है बेटा? 7000 साल पुरानी है ना। कितने? 7000। आपके हो सकता है बायोलॉजी वगैरह में ये सब टर्म आते हो, आपको समझ में नहीं आता होगा, नहीं आते टर्म। अरे बायोलॉजी टर्म तुम बात ही नहीं समझ पा रहे हो। जो बायोलॉजी की घटना है, जैसे पहला पहला जो वो खोजा गया था, या पृथ्वी की शुरुआत हुई है, कब हुई है? इसमें बीसी शब्द यूज हुआ होगा, ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों ने। जब हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है, हाँ, तो वो सब चीजें यूज हुई होंगी, छोड़ो उसको। लिखो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। फालतू की चीजों डिस्कशन मत कराओ। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। फिजिक्स खत्म नहीं हो रही है, जीएस का डिस्कशन कराओगे। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, प्रेशर एंड टॉर्क ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। ये जिंदगी में चीजें कंफ्यूजन मत रखिए, थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर करते चलिए ना। कोई भी चीज का कंफ्यूजन मत रखिए कि ये चीज होती है तो क्यों होती है ना, क्वेश्चन करना शुरू करिए। चलिए, इसमें हम लोग देखेंगे, इसको भी बना लीजिए, बनाते हुए समझाएंगे।
ये है x, ये है w, और ये है h। यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है और मान लीजिए कि y हाइट पे dy का, और इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, मान लीजिए E बराबर F/A, तो dF इंटू ए। अच्छा, देखिए इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, बात समझिए। कोई कंटेनर है, कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, और मैंने बताया कि उसकी हाइट के हिसाब से क्या होता है, प्रेशर हमारा बढ़ता चला जाता है। तो एक बात और आपको पढ़ाया था, मैंने शुरू में ही कराया था कि जो प्रेशर लग रहा है वो सब वॉल पे लगा रहा है, सब वॉल पे प्रेशर तो लग रहा होगा। तो एक वॉल पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, एक वॉल पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, उसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक वॉल पे कितना प्रेशर लगा, प्रेशर लग रहा होगा तो फोर्स लग रहा होगा। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि ये मान लीजिए फ्लूइड है, तो यहां पर क्या लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा और ऐसे फोर्स लगेगा। बताया था कि नहीं बताया था? बहुत स्टार्टिंग में, जब बिल्कुल जब ये क्लास स्टार्ट किया था, मतलब ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, तो मैंने आपको बताया था कि इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो प्रेशर लगेगा तो एवरेज प्रेशर, अच्छा प्रेशर तो हर जगह क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो एवरेज प्रेशर एक वॉल पे कितना लगेगा, एवरेज प्रेशर वॉल पर कितना लगेगा, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी जो मतलब लेंथ वेट वगैरह है ये अलग है, ये x है, ये w है, और हाइट कितनी है, h है। कोई क्यूबॉइड है जिसका ये x है और ये w है और ये कितना है, h है। तो h हाइट पे क्या है, पूरा फ्लूइड भरा हुआ। तो मान लीजिए फ्लूइड पूरा भरा ही है,
ठीक है, तो हमने क्या लिया, y हाइट पर dy की हमने स्ट्रिप ले ली, इस पे हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं। तो इस पे फोर्स कैसा आएगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। क्यों आएगा, ये कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता दिया, परपेंडिकुलर ही आएगा। क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो वहां से हमने देखा P क्या होता है, F/A, फोर्स अपॉन एरिया। तो DF बराबर P इंटू A। ठीक है, अच्छा इतनी हाइट पर कितना प्रेशर, रो जी वाई। भाई सब पे क्या लग रहा है, प्रेशर इक्वल है, कितना लगा, रो जी वाई। तो रो जी वाई और एरिया कितना, देखो इसकी क्या है, इसका है dy और इसकी मोटाई है dy और ये क्या है w। तो इसका एरिया कितना हो गया, w इंटू डी वाई। अब ये हो गया एरिया, क्या हो गया, w इंटू डी वाई। अब यहां से रखेंगे तो हमारा रो जी डब्ल्यू, और ये कैसे इंटीग्रेट होगा, ये इंटीग्रेशन पूरी वॉल पे निकालना है ना, पूरी वॉल पे निकालना। तो इंटीग्रेट कहां से कर दूं, 0 से लेके s तक, 0 से लेके s तक इंटीग्रेट कर दूंगा तो कौन सा फोर्स आ जाएगा, एवरेज फोर्स आ जाएगा। किस चीज के ऊपर, इस वॉल के ऊपर कितना एवरेज फोर्स आ रहा है वो हमारा आ जाएगा। क्या बात मेरी समझ में आई सबको, ठीक है। अब यहां से 0 to f और ये क्या इंटीग्रेट करूं, 0 से लेके h, किसको, y को। ये y dy है ना, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट 0 से लेके h, कितना आ गया, रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2, रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2। तो कोई भी वॉल आएगी, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आता है ना, क्वेश्चन आ सकता है। तो वॉल है, वॉल की जो लेंथ है ये कितना दिया हुआ है w, और हाइट कितनी दी हुई है h। अगर ऐसा है तो रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2, ये क्या आ जाएगा, एवरेज फोर्स ऑन द वॉल, एवरेज फोर्स ऑन द वॉल। क्या निकाल लेंगे आप लोग, ये रटना है, ये आपको याद रहना चाहिए। अच्छा अगर फोर्स आ गया तो आप एरिया, फिर प्रेशर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज कितना, एवरेज प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स लिख दिया, एरिया बताओ, इसका एरिया कितना, W इंटू एच, यही तो एरिया है। भाई जब स्ट्रिप ले रहे थे तो W इंटू डी वाई ले रहे थे, स्ट्रिप का एरिया कितना ले रहे थे, भाई स्ट्रिप का एरिया सबको समझ में आया था। इसकी ये हाइट, ये कितना, लंबाई कितनी W, और ये कितना dy, तो इसका एरिया कितना W dy, ये W dy यहां लिखा था हमने। अब इसका पूरा का एरिया कितना, W इंटू एच। तो W इंटू एच से मैंने क्या किया, डिवाइड किया, क्या आया, रो जी एच बाई 2। इसका मतलब वॉल पर एवरेज प्रेशर टोटल प्रेशर का हाफ होता है, हर वॉल पे, ठीक है। P एवरेज बराबर रो जी एच बाई 2। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाए बॉटम पे प्रेशर कितना है, कितना बताएंगे, रो जी एच। किसी वॉल पे एवरेज प्रेशर कितना है, कितना बोलेंगे, रो जी एच बाई 2। फोर्स कितना है तो क्या बोलेंगे, रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये थोड़ा सा डब्ल्यू वाला टर्म है, ये याद रखना पड़ेगा ना, हाँ आना चाहिए आपको। तो ये लो हमने क्या किया, फोर्स किया और हमने प्रेशर कर लिया। अब हम लोग टॉर्क और पढ़ लें। फोर्स समझ में आ गया, प्रेशर समझ में आ गया। अब एक टॉर्क है, लास्ट टॉपिक इसी में, टॉर्क छोड़ दें, अरे अच्छा टॉर्क कर लेते हैं जल्दी से। ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। अच्छा टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इतना हो गया बच्चों, ये हो गया, मैं डाल दूं, चलो कुछ नहीं करना है, टॉर्क में भी कुछ नहीं है। देखिए बात समझिए, देखो यही बॉटम से निकालना है, यहां से हम क्या निकाल लें, यहां से डिस्टेंस निकाल लें। और ये कैसा लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो आर और ये डीएफ में एंगल कितना, 90 डिग्री। भाई ये डीएफ लग रहा है और ये आर है, ये यहां से क्या लग रहा है, आर। तो आर और डीएफ में कितना एंगल, 90 डिग्री। तो हम टॉर्क कैसे निकालते हैं, देखो टॉर्क बराबर क्या, टॉर्क बराबर आर इंटू एफ, ठीक है। और इसको डीएफ कह दो, तो डीएफ की वैल्यू लिख लो, ठीक है। डीएफ की वैल्यू आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, आर। अच्छा बताओ, ये अगर y और ये टोटल कितना h, तो ये दूरी कितनी h माइनस वाई। तो इसमें कहेंगे h माइनस वाई, और df की जगह क्या लिखोगे, df की जगह यही रो जी वाई और
ए की जगह डब्ल्यू डी वाई, और ये क्या आ गया, ये आ गया डी टाउ। बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके टाउ, और इसको 0 से लेके h तक इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, देखो करें क्या, अरे कर लोगे इसको रो जी वाई और अंदर क्या है h, आपको इंटीग्रेट किसको करना है, y को इंटीग्रेट करना। दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, रो जी वाई स्क्वायर, तो एक आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, एक आएगा वाई क्यूब बाई 3। उसके बाद क्या रख देंगे, लिमिट रख देंगे, लिमिट रख के आंसर निकाल लोगे भाई, कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लोगे। आंसर लिख दूं मैं, फाइनल आंसर मैं बताता हूं, टॉर्क बराबर आएगा रो जी डब्ल्यू एच क्यूब बाई 6। देख लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा तो सही है, नहीं तो कल करा दूंगा मैं। ठीक है, कर लेंगे, अरे हाँ नहीं बोलते ही नहीं। इंटीग्रेशन है बेटा, सिंपल इंटीग्रेशन ना, कर लेना।